हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़मन ट्यूटोरियल। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आपको हम बता दें कि हम यहाँ पर छोटी छोटी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को आसानी के साथ यहाँ पे कवर करते हैं। और अगर आप देखते आ रहे हैं तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आपने पहले बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 1 कवर किया था। आज हम लोग उस चैप्टर को पूरा खत्म करने की कोशिश करेंगे। छोटा सा चैप्टर, थोड़ा सा पार्ट बचा रह गया था। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 2 की ये वीडियो है, लेकिन उससे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसमें ज़्यादा खास आपको कुछ नया समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सारी चीज़ें ज़्यादातर रिलेटेड होती है। तो हम उसकी लिंक लगा देंगे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स, दोनों जगह पे आप जा करके चेकआउट कर लीजिएगा, फिर आकर के इस वीडियो को देखिएगा। तो बिना टाइम को वेस्ट करे शुरू करते हैं अपना पार्ट 2 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। पार्ट 1 में हम लोगों ने बेसिक चीजें कवर किया था, जैसे एलिमेंट, मैटर, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, मिक्सचर, सॉल्यूशन, ये सब। उसके बाद हम लोग चले गए थे 6 लॉ की तरफ जो कंपाउंड को बनाने में मदद करते हैं, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गे-लुसैक लॉ, अवोगाड्रो लॉ, उसके बाद लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। उसके बाद हम लोगों ने कहा था मोल के बारे में थोड़ी सी बातें, मोल कैसे निकालते हैं, मोल से फिर मॉलिक्यूल का क्या रिलेशन है, हमें किसी भी चीज का मोल निकालने को बोल दे तो फॉर्मूला का इस्तेमाल कैसे करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ी थी स्टोइचियोमेट्री, यानी उस चीज का मेजरमेंट जिसको गे-लुसैक लॉ नहीं कर पाया था। आखिर में हम लोगों ने थोड़ा सा शुरुआत कर दी थी मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला की। उस तीनों में रिलेशन बता दिया था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला n इनटू एम्पिरिकल फार्मूला होता है। अगर आपको n चाहिए तो आप मॉलिक्यूलर फार्मूला से मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए, एम्पिरिकल फार्मूला से एम्पिरिकल मास निकाल लीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, n मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट में जाते जाते छोटा सा एक टॉपिक वेपर डेंसिटी नाम का कवर किया था, वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा। आज हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला निकालना सीखेंगे, उसके बाद अपने कंसंट्रेशन टर्म को कवर करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो आपको करना बस छोटा सा काम है, आखिरी तक वीडियो में बने रहें। तो देखते हैं हम लोग आज कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला जनरली हमें 3 फॉर्मूला जो दिए थे। पहला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, या दूसरा मॉलिक्यूलर मास, यानी इस n का फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास अपॉन, यहां से आया एम्पिरिकल मास इक्वल टू n, दूसरा फॉर्मूला। और तीसरा फॉर्मूला जो था वो मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला था, यानी अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही ना दिया हो तो मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकाल रहे होंगे, वेपर डेंसिटी इनटू 2 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला। यानी अगर हम इसको 2 इनटू वेपर डेंसिटी को यहां पुट कर दें तब भी मेरा एक फॉर्मूला तैयार हो रहा है, यानी 2 इनटू वेपर डेंसिटी अपॉन एम्पिरिकल मास इक्वल टू n। ये सारे फॉर्मूले आप तब इस्तेमाल कर पाएंगे जब आपको इन सब में से कोई भी दो चीज गिवन हो, कोई भी दो चीज, ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन हो और n गिवन हो तो हम एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, या तो फिर मुझे मॉलिक्यूलर मास गिवन हो, एम्पिरिकल मास गिवन हो तो हम n निकाल सकते हैं, या तो हमें कंपाउंड पता हो तो उससे हम वेपर डेंसिटी निकाल के मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, हमसे पूछ रहा है फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर अ कंपाउंड having molecular formula C6H6, या फिर CH6 के बहुत बार ले चुके हैं, CH3COOH जो है हमारा एसिटिक एसिड। उसके बाद हमने पूछा है having empirical mass
हैविंग एम्पिरिकल मास ऑफ x। हमें एम्पिरिकल मास नहीं पता, एम्पिरिकल मास ऑफ x। तो यानी हमें फाइंड क्या करना है, एम्पिरिकल मास इसका फाइंड करना है। तो एम्पिरिकल मास आप तभी निकाल पाएंगे जब आप क्या निकाल पाएंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल पाएंगे। और एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकाल पाएंगे, सिंपल हमें दिख रहा है कि मेरे पास ये है CH3COOH, यानी हम इसको अगर थोड़ा सा सिंपलीफाई कर दे तो C मेरे पास कितने हैं, 2 है, O मेरे पास कितने हैं, 2 है, H कितने हैं मेरे पास, 4 है। ठीक है, क्या हम इसमें से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जी बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें से हम क्या बाहर निकाल सकते हैं, 2 बाहर निकाल सकते हैं। तो हमने अगर इसमें से 2 बाहर निकाल दिया तो मेरा बचा क्या, COH2। और यही मेरा क्या आया, एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। क्या आ गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। अब इसमें से एम्पिरिकल मास आपसे पूछा था कि कुछ x है एम्पिरिकल मास, तो एम्पिरिकल मास के लिए हम इसको तो कैलकुलेट करते नहीं, हम इसको कैलकुलेट करते हैं। एम्पिरिकल मास एक कार्बन का 12 हो गया, एक का 16 हो गया, प्लस 2 यहाँ पे 2 हो गया, यानी यहाँ पे आ गया मेरा 12 प्लस 18 जो मेरा मिला के हो गया 30। तो मेरा एम्पिरिकल मास क्या बना, 30 बना। यहाँ पे मेरा x क्या आ गया, 30। आसान था, बिल्कुल बिल्कुल आसान था। अब गलती ये नहीं करनी कि हम 30 में बाहर को 2 मल्टीप्लाई कर दें। अगर 30 में हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो वो एम्पिरिकल मास ना होकर के क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, क्योंकि ये इसमें मल्टीप्लाई करते ही वापस हम यहाँ पर आ जाएंगे। तो हम यानी एम्पिरिकल मास ना निकाल करके क्या निकाल रहे होंगे, मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे। तो ये तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन थे। एग्जाम में ज्यादातर हमसे क्या पूछा जाता है, परसेंटेज कंपोजिशन किसी का दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इनका बताइए आप एम्पिरिकल फार्मूला, एम्पिरिकल मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला, वेपर डेंसिटी, कई सारी चीजें 5 नंबर के सवाल में पूछ ली जाती है। तो हटाते हैं इसको। ये तो पिछले क्लास में भी हम लोगों ने लिखा था, ये क्वेश्चन है। जैसे हमसे पूछता है फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड हैविंग कार्बन 40%, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन मेरा है 53% और ऑक्सीजन हाइड्रोजन मेरा हो जाएगा 93 हो गया, तो यहाँ मेरा 7% या 6%, ठीक है 6%। ये हमारा कुछ दिया है, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा ये 100% है, नहीं तो बाकी कुछ परसेंट हो सकता है वाटर वगैरह हो, तो हमें ये दे दो। ये 93%, ये 6% हो गया। चलिए आपके सहूलियत के लिए बना देते हैं यहाँ पर 7%। तो ये जो सवाल हो गया मेरा परसेंटेज से में मतलब नहीं, हमें मतलब किससे है, हमें क्वेश्चन की सॉल्विंग से मतलब है, इन तरीके क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो आपको सबसे पहले बिना कुछ सोचे समझे बना लेनी है टेबल। सबसे पहले टेबल में आपको यहाँ पे लिखना है एलिमेंट, जो मेरे पास एलिमेंट मौजूद है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है इनका परसेंटेज कंपोजिशन और गिवन वेट। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको ये परसेंटेज ना दे करके क्या दे देता है, 40 ग्राम, 53 ग्राम या फिर 7 ग्राम, इस तरह से आपको परसेंटेज ना दे करके ग्राम दे देता है। तो वो भी वही बात होगी, चाहे आप परसेंटेज में लिखिए चाहे आप ग्राम लिखिए। अगर मेरा 2 मान लो परसेंटेज में होता, 1 ग्राम में होता, तो ग्राम वाले को भी किस में चेंज करते हैं, परसेंटेज में चेंज करके 100 से डिवाइड करते हैं। यानी अगर मेरा एक भी परसेंटेज में है तो सारे आंसर परसेंटेज में होने चाहिए। अगर मेरा मान लो सब ग्राम में है तो कोई दिक्कत नहीं होती। ये करा हमने। उसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना है एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट लिखा। उसके बाद यहाँ पे मुझे एक काम करना है, रेशियो निकालना है। किसका किसका, इस परसेंटेज कंपोजिशन को
डिवाइड कर देना है एटॉमिक वेट से। सिंपल सी बात। उसके बाद निकाल देना है हमें सिंपल रेशियो, फिर कहानी खत्म। ये सिंपल रेशियो कैसे निकलता है देखते हैं अभी कैसे निकलता है। ये हमें 5 काम करने हैं। कोई भी अगर कहीं पे भी इस तरह के सवाल मिल जाए और ज्यादा कुछ कठिन खास होता है। एलिमेंट मेरे पास क्या क्या है, C है, O है और H है। ये हो गया मेरा CO और H। कार्बन का मेरा परसेंटेज कंपोजिशन लिखा है 40%, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 40। इसका है मुझे मेरे पास 53, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 53। हाइड्रोजन का मेरे पास 7, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7। अब एटॉमिक वेट कार्बन का कितना होता है, 12 होता है। ऑक्सीजन है यहाँ पर, ना कि ऑक्सीजन गैस है, तो वेट कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 हो जाएगा। हाइड्रोजन है ना कि हाइड्रोजन गैस है, तो वेट कितना हो जाएगा मेरा। ये सब करने के बाद हमने इसको डिवाइड किया 40 डिवाइडेड बाय 12, 53 डिवाइडेड बाय 60, 7 डिवाइडेड बाय, ये काम कर दिया। अब देखो यहाँ पे मेरा कोई आंसर आएगा। हमने यहाँ पे आंसर देखा तो मेरा आ गया 12 3 36, उसके बाद फिर 4 बचेगा यानी 3.33 चलेगा। 16 के टेबल में 53 कितनी बार में आता है, 16 3 जा 48। यहाँ पे फिर वही कहानी हो जाएगी, तो यहाँ पे मेरा 3.33। यहाँ पे मुझे दिख रहा आंसर कितना दिख रहा, सीधा सीधा 7.0। अब सिंपल रेशियो का मतलब ये है कि इन तीनों नंबर को उठा करके किससे डिवाइड कर दे, सबसे छोटे वाले नंबर से। तीनों नंबर आया, कुछ भी आंसर आ सकता है, मान लो 1 2 4 आता तो तीनों किससे डिवाइड किया जाता, 1 से किया जाता। 3 5 7 आता तो तीनों किससे डिवाइड किया जाता, 3 से किया जाता। 3.33 आ गया, 3.33 आ गया, 7 आ गया, तो किससे डिवाइड किया जाएगा तीनों को, 3.33 से। तो 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33, आंसर आ गया मेरा 1। 3.33 डिवाइडेड बाय 3.33, आंसर आ गया मेरा 1। 7 डिवाइडेड बाय 3.33। अब आपको लग रहा होगा यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग आया, और लग नहीं रहा, वो आएगा ही 2 पॉइंट समथिंग, पर सिंपल रेशियो लिखा है तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको क्या करूंगा, 2 पॉइंट। और फाइनली हमारा अब तैयार हो गई है टेबल, और अब हम तैयार हो गए हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए। C कितना है, 1 है। O कितना है, 1 है। H कितना है, 2 है। तो मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला जो बना वो क्या बन गया, COH2। ये मेरा बन गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें आपको बता सकता था। आपसे पूछ सकता था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए, अगर मेरा मॉलिक्यूलर मास 60 था, मॉलिक्यूलर मास मेरा 60 था, तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए। मॉलिक्यूलर मास आपका 60 था, एम्पिरिकल मास 30 आया, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। 60 बाई 30 करके 2 आ गई, तो यहाँ सब में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरा आंसर बन जाएगा। आंसर क्या बन जाएगा, C2O2H4। C2O2H4 हो गया मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हमसे पूछे इसकी वेपर डेंसिटी बता दीजिए, तो मॉलिक्यूलर मास मुझे दिया 60 into 2 करने के बाद वेपर डेंसिटी निकल आएगी 120। तो इसी तरह से एक बार हम टेबल बनाना सीख गए तो बार बार हमें दिक्कत नहीं होगी। हाँ, बस एक चीज है कि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो जाती है, कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी होती है, क्योंकि कुछ भी परसेंटेज आपको जैसे 40 जगह पे यहाँ पे आपको दे सकता है 39.27, तो आपको डिवाइड तो करना पड़ेगा 2 डेसिमल प्लेस तक, यानी डेसिमल के बाद 2 नंबर तक आपको जाना पड़ेगा अगर मेरा आंसर पॉइंट में जा रहा है। बहुत ज्यादा नंबर करने की कोशिश नहीं करें। तो ये तरीका था, इससे रिलेटेड और सारे क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने होंगे, तो इसको आप लीजिए स्क्रीनशॉट या कॉपी में नोट करिए, जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। फाइनली हम लोग आ गए हैं अपने चैप्टर की लास्ट यूनिट में। लास्ट यूनिट हम लोग को पढ़ना है सम कंसंट्रेशन टर्म्स, यानी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था सॉल्यूशन के बारे में, यानी अब हम सॉल्यूशन की पढ़ाई करेंगे। अभी तक हमने जितनी पढ़ाई करी थी सब कंपाउंड्स के बारे में थी, सारे लॉ कंपाउंड से रिलेटेड थे। स्टोइचियोमेट्री में भी कंपाउंड की बातें हुई थी, मोल कॉन्सेप्ट में भी कंपाउंड की बातें हुई थी, और अब जाके हमें क्या पढ़ना है, सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा। हालांकि सॉल्यूशन भी क्या है, एक कंपाउंड ही तो है, पर जब हम बात करते हैं सॉल्यूशन तो हमें पता चलता है सॉल्यूशन में पाई जाती है 2 चीज, सॉल्यूट
और क्या पाई जाती है? सॉल्वेंट। सॉल्यूट हम बता चुके हैं आपको कि लेस अमाउंट वाली चीज है, और सॉल्वेंट क्या होता है? हाई अमाउंट वाली चीज है। लेस अमाउंट हाई अमाउंट, सिंपल सी बात। अब जो घुले जो घोले ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म। सॉल्यूट मेरा लेस अमाउंट, सॉल्वेंट मेरा हाई अमाउंट। अब कंसंट्रेशन से मतलब मेरा ये है कि हमने कुछ सॉल्वेंट या कुछ सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर मेरा सॉल्यूट कितना पाया जा रहा है, लेस अमाउंट में तो है, कितना पाया जा रहा है सॉल्यूट, ये बताना मेरा क्या है? कंसंट्रेशन। यानी एक यूनिट में, ऐसे मान लो ये मेरा कोई सॉल्यूशन था, हम इसको ले सकते हैं 1 लीटर या तो फिर 1 किलोग्राम, इसके अंदर कितना सॉल्यूट मौजूद है, कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, ये बताना मेरा क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन हम दो तरीके से बता सकते हैं। पहला तरीका होगा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, यानी उसमें टेम्परेचर में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा तरीका होगा मेरा, इस डायग्राम को हटाया जाए, दूसरा तरीका मेरा जो होता है वो होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट। इससे पहले आपसे कुछ बात की जाए, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट और टेम्परेचर डिपेंडेंट। मान लीजिए हमने किसी सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाला, यानी हम 1 लीटर के हिसाब से हम मेजरमेंट करेंगे, और हमने किसी सॉल्यूशन का मास निकाला, यानी 1 किलोग्राम के हिसाब से अरेंजमेंट करेंगे। तो आप हमें ये बात बताइए सोच करके कि दोनों में से, वॉल्यूम और मास, दोनों में से क्या चेंज हो जाता है टेम्परेचर के साथ? जैसे हम इस कमरे में हैं तो मेरा इस वाटर का वॉल्यूम कुछ है और दूसरे कमरे में कुछ होगा, मास मेरे यहाँ पे कुछ है, दूसरे कमरे में कुछ होगा। तो इसमें क्या होता है, मास जो मेरा होता है वो टेम्परेचर से चेंज नहीं होता है, जबकि वॉल्यूम मेरा टेम्परेचर से चेंज हो जाता है। बहुत थोड़ा ही सा चेंज आएगा, पर चेंज मेरा आ जाएगा कंसंट्रेशन में। ऐसा थोड़ी होता है कि हम लोग यहाँ पे अगर मान लीजिए किसी भी आदमी का वजन यहाँ पे 40 किलो है, तो दूसरे कमरे में हो जाए तो वहां पे वो 42 किलो या 38 किलो हो जाए, ऐसा तो होता नहीं। लेकिन वॉल्यूम का वजन बढ़ता घटता रहता है। आप वही पानी को अगर जमा दीजिए तो उसका वॉल्यूम कुछ अलग हो जाएगा, पानी को आप कहीं इवेपोरेट यानी गर्म जगह पे ले जाइए तो उसका वॉल्यूम कुछ अलग हो जाएगा, ठीक है। और मास चेंज नहीं होता, ये बात हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में भी पढ़ चुके हैं। तो यानी टेम्परेचर डिपेंडेंट वाली जो चीजें होंगी, टेम्परेचर में जो डिपेंडेंट होगी वो रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम होगी, और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाली चीज रिस्पेक्ट टू मास होगी। अब इसके अंदर में कुछ चीज पढ़नी, जैसे पहला इसके अंदर का है वेट परसेंट, या तो फिर इसको और लिखा जाता है वेट बाय वेट। दूसरा इसके अंदर हमें पढ़ना होता है, इसके अंदर पहला पढ़ना होता है वॉल्यूम परसेंटेज, यानी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। दूसरा इसके अंदर हमें जो पढ़ना होता है वो होता है मेरा पीपीएल, और दूसरा मेरा इसके अंदर जो पढ़ना होता है वो होता है मेरा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। देखने में आपको समझ में आ ही रहा है ना कि इसके नीचे मेरा क्या आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है। तीसरा मुझे जो इसके अंदर पढ़ना है वो मुझे पढ़ना है मोलैलिटी, और इसके अंदर मुझे पढ़ना है मोलैरिटी। दोनों में बहुत फर्क है, मोलैलिटी मोलैरिटी, ये है स्मॉल m, ये है कैपिटल M। उसके बाद हमें इसमें चौथा जो पढ़ना है वो है नॉर्मैलिटी, और इसके अंदर हमें पढ़ना है मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन। नॉर्मैलिटी को हम लोग डिफाइन करेंगे n से, और मोल फ्रैक्शन को डिफाइन करेंगे हम लोग इससे, एक ग्रीक लेटर जिसको जाई और चाई दोनों बोला जा सकता है, ठीक है। ये मेरे 8 कंसंट्रेशन हम लोगों को समझने, 8 कंसंट्रेशन हम इसको बारी बारी, वेट परसेंट को, वॉल्यूम परसेंट को, पीपीएम को, वेट बाय वॉल्यूम को, मोलैलिटी को, मोलैरिटी को, मोल फ्रैक्शन को, नॉर्मैलिटी को, इन 8 को समझेंगे आसानी के साथ। 4 इधर है, 4 इधर।
और अगर आपसे पूछा जाए, आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया, यानी आपको कोई भी एक वे नहीं दे दिया कि आप इसी तरीके से करिए, तो आपको किस तरीके से करना होता है? टाइम इंडिपेंडेंट वाले से, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, सॉरी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाले से करना होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए हम किसी लैब में हैं, लैब में हमने किया एक्सपेरिमेंट वगैरह बड़ी मेहनत के साथ, अब लैब से बाहर निकले, टेम्परेचर चेंज हो गया, तो हमारी रीडिंग भी चेंज हो जाएगी, तो हमारा आंसर गलत मान लिया जाएगा। तो इसमें हम ऐसा मेथड चुनेंगे कि टेम्परेचर हमारा फर्क ना करे। तो यानी इन चारों के कंपैरिजन में ये चार ज्यादा अच्छे मेथड माने जाते हैं। तो मेरा सबसे पहले है वेट परसेंट या वेट बाय वेट परसेंट। ये सब चीजें आपने दवा वगैरह में देखा होगा, वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। जैसे मेरा पहला है वेट परसेंट, या तो इसी को क्या बोल देता है? मास परसेंटेज। क्योंकि ये फिजिक्स नहीं है कि वेट और मास अलग हो, केमिस्ट्री में वेट और मास दोनों सेम चीज है। फिजिक्स में बिल्कुल अलग हो जाती है, पर यहाँ पे बिल्कुल सेम चीज है, वेट परसेंट या मास परसेंट। तो मेरा सिंपल सा वेट परसेंट का फॉर्मूला पहले तो हम देखते हैं। ऊपर मुझे रखना होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। याद रखने वाली चीज, वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%, क्योंकि परसेंट निकालना है तो 100% से मल्टीप्लाई करते। वेट परसेंट बताता क्या है मेरा, कि जो मेरा सॉल्यूशन का वेट है उसमें सॉल्यूट का वेट कितने परसेंट है, यानी सॉल्यूट कितने परसेंट मौजूद है वेट के हिसाब से। फॉर एग्जांपल मुझे देता है फाइंड द वेट परसेंट ऑफ 40 ग्राम NaCl मिक्स्ड विद 160 ग्राम वाटर। ये मेरा वेट परसेंट निकालना है। तो हमने लिखा वेट परसेंट इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट दोनों में पहली बात तो क्या है, हमें देखना पड़ेगा कम क्या चीज है। NaCl और वाटर में NaCl कम है, तो ये मेरा हो गया 40 ग्राम। नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, ना कि सॉल्वेंट। वाटर तो मेरा सॉल्वेंट था, सॉल्यूशन क्या होगा? दोनों को जोड़ करके, यानी ये हो जाएगा मेरा 200 ग्राम इनटू 100%, 0 0 120, यानी वेट परसेंट मेरा कितना आ गया? 20%। यानी हमें ये पता चल गया कि इस पूरे सॉल्यूशन के वेट का 20% वेट किसने लिया हुआ है? इस NaCl ने। 80% वेट किसने लिया हुआ है? वाटर ने लिया है। तो बिल्कुल सिंपलेस्ट है ये पहला वाला, कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं। अगला देखते हैं जो है मेरा वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज में बस स्लाइटली हम लोग चेंज करेंगे छोटी सी चीजें को। इस वेट परसेंट को बनाएंगे वॉल्यूम परसेंट, इसको वेट को दोनों जगह से हटा कर देंगे वॉल्यूम, और मेरा तैयार हो जाएगा एक नया फॉर्मूला जो होगा वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। यूनिट का कोई मसला नहीं है कि आप लीटर में रखिए, एमएल में रखिए, डेसीमीटर क्यूब में रखिए, सेंटीमीटर क्यूब में रखिए, कोई दिक्कत नहीं। आप किसी भी चीज में यूनिट रख सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ऊपर नीचे कटने वाली। जैसे आपसे पूछे फाइंड द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ 30 ग्राम H2SO4 mixed in water to make 30 ml to make a solution of 150 ml। ये दिया ना क्वेश्चन। अब ये वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। ऊपर मेरा क्या सॉल्यूट है? ये 30 ml, नीचे 150 ml। क्या ये मेरा पूरा डायरेक्टली सॉल्यूशन ही दिया? जी हाँ, यानी अब प्लस करने की जरूरत तो मुझे है नहीं, तो मैं 150 ml लिखूं इनटू का 100%। एक जीरो से हमने यहाँ पे एक जीरो काट दिया, 15, तो आंसर मेरा फिर से कितना आ गया? 20%। सिंपल सी बात। अब जो तीसरा वाला है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला, क्योंकि पिछले हमने देखा कि हम सॉलिड में सॉलिड मिला रहे थे, इसमें हमने देखा लिक्विड में लिक्विड मिला रहे थे। अब अगला वाला जो है उसमें हम लिक्विड में सॉलिड मिलाएंगे, यानी जो हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो है मेरा वेट बाय वॉल्यूम।
तो अब हमें तीनों पूरी चीज को हटानी पड़ेगी, पूरे बोर्ड को साफ करके। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट यानी W बाई V। अब वेट बाई वॉल्यूम यानी ऊपर मेरा वेट है, नीचे मेरा क्या है, वॉल्यूम है। ये बाई क्या दिखाता है, न्यूमरेटर मेरा वेट है, डिनोमिनेटर मेरा वॉल्यूम। तो वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला भी हम इसी तरह से बना सकते हैं। ऊपर मेरा सॉल्यूट होता है तो मैंने लिखा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। याद रखने वाली चीज, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू का 100%। 100% क्यों आ रहा है, क्योंकि 100% में मेरी परसेंटेज निकालने को बोले, इसलिए मैं यहाँ पे 100% लगा रहा हूँ। परसेंटेज ना होगा तो 100% लगाने की कोई जरूरत नहीं, तो पॉइंट पे आपका आंसर आ जाएगा। जैसे हमने ये देखा वेट बाय वॉल्यूम, फाइंड वेट बाय वॉल्यूम ऑफ 60 ग्राम शुगर इन 2 लीटर वाटर। तो वेट बाय वॉल्यूम में क्या बना रहा हूं, यहाँ पे 60 ऊपर नीचे 2 लीटर पानी है। इन 2 लीटर पानी है और ये 2 लीटर ज्यादातर आपको क्या देता है, वाटर सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ पे 2 लीटर लगाऊं, इनटू का 100% लगाऊं। यहाँ पे मेरा कितना बन जाएगा वेट बाय वॉल्यूम 130, यानी मेरा जो है 3000%। ये भी लग खैर बहरहाल हमने इतना सब देखा। उसके बाद 60 ग्राम को भी हम चाहते तो किलोग्राम में चेंज कर देते तो मेरा परसेंटेज बदल जाता। पर जो मेरा मेन काम है वो अब एक दूसरे में कन्वर्ट करना, एक दूसरे में कन्वर्ट, क्योंकि 60 ग्राम को हम किलोग्राम में चेंज कर देते तो मेरा इतना बड़ा रेशियो ना होता। हमारा जो मेन काम है वो है एक दूसरे में कन्वर्ट करना। यानी अगर हमें वेट बाय वेट दिखाओ तो हम वेट बाय वॉल्यूम कैसे बनाए, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दिखाओ तो वेट बाय वॉल्यूम कैसे बनाए, या तो फिर वॉल्यूम बाय वेट दिया हो या जो भी दिया हो एक दूसरे में चेंज करना। तो अब कुछ टर्म्स हैं जो हमें समझने पड़ेंगे। कभी हमें दे दिया कि 20% वेट बाय वेट सॉल्यूशन, या दे दिया 30% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन, या तो मैं दे दिया मान लीजिए 25% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन। तो तीनों का मतलब ये है कि 20% वेट बाय वेट का मतलब ये है कि दोनों चीज का वेट लेंगे। तो हम यहाँ पे अब कुछ अजम्पशन करते हैं। क्या करते हैं, कुछ अजम्पशन। पहले वाले हमने अज्यूम किया कि सॉल्यूशन का वेट कितना है, सॉल्यूशंस वेट मेरा है 100 ग्राम। क्या है, 100 ग्राम। अगर मेरा सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम हो गया तो यानी सॉल्यूट का वेट कितना हो गया मेरा, 20 ग्राम। सॉल्यूट का वेट मेरा कितना हो गया, 20 ग्राम। 100 ग्राम इसलिए किया क्योंकि परसेंटेज में इधर 100% हो गई, 100 से 100 काट के हमें सीधा सीधा वेट ऑफ सॉल्यूट मिल रहा होगा। वॉल्यूम के केस में हमने क्या किया, ये मेरा कर दिया है, तो हम यहाँ पे सॉल्यूशंस वॉल्यूम अज्यूम करेंगे। सॉल्यूशंस वॉल्यूम कितना करेंगे, 100 ml। 100 ml क्यों करेंगे, क्योंकि 100 से 100 कट जाए और मुझे सॉल्यूट का वॉल्यूम मिल जाए। कितना मिल जाए भाई साहब, 30 ml। 30% बनाना है तो 30/100 तो करना पड़ेगा। वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन अगर मुझे दिया है तो हम नीचे वाली चीजों का अज्यूम करने से, तो मैंने क्या किया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम अज्यूम किया 100 ml और मेरा सॉल्यूट का वेट फिर क्या हो गया, 25 ग्राम। ये मेरी हुई कहानी। ये असम्पशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। जो भी नीचे हो डिनोमिनेटर में उसको आप अज्यूम कर लीजिए, नीचे सॉल्यूशन ही होता है अभी तक, तो सॉल्यूशन की चीजों को हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। वेट को 100 ग्राम, वॉल्यूम को 100 ग्राम। इतनी बात समझ में आई। तो अब हम लोग इंटरचेंज करना सीख रहे हैं। और यही सब चीज दोबारा आपके 12th क्लास में भी रिपीट होती है, पहले चैप्टर में सॉल्यूशन चैप्टर, क्योंकि फिर पूरा चैप्टर का नाम ही सॉल्यूशन है।
बहरहाल हमसे पूछा है इफ एनी शुगर सोल्यूशन इज 20% weight by weight, find weight by volume if density is 1.5 gram per centimeter cube. 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमें डेंसिटी क्यों दी गई ये हम बाद में समझेंगे। हमें जो निकालना है हम उसका फॉर्मूला रखते हैं। वेट बाय वॉल्यूम निकालना है मुझे, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू का 100%। ये बात हुई बिल्कुल सही बात। उसके बाद हमने देखा ये मुझे कुछ गिवन है, वही बात होगी ना, तो हम यहाँ पे क्या अज्यूम करेंगे, सॉल्यूशन कितना है मेरा, सॉल्यूशन W 100 ग्राम, तो मेरा सॉल्यूट W 20 ग्राम, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट मुझे दिख गया 20 ग्राम, तो मैंने यहाँ पे रख दिया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहां से आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लाने के लिए हम बचपन में जाएंगे जहां पढ़ते थे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी मेरे पास तो मास है, हमें चाहिए वॉल्यूम, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम मेरी कुछ मदद कर सकता है, पर मदद करेगा तो करेगा, वॉल्यूम किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, वॉल्यूम किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। डेंसिटी मेरी पता है 1.5, मास मुझे पता है 100 ग्राम, वॉल्यूम मुझे बचा है V, मैं वॉल्यूम को अगर इधर भेजता हूं तो 100 बाई 15, पॉइंट हट के तो ऊपर एक जीरो और आ गया, 1000 बाई 15, यानी हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या रखने वाले हैं, 1000 बाई 15 सेंटीमीटर क्यूब इनटू का 100%, ये 15 तो ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा 300, नीचे रहेगा 1000 इनटू 100%, 3 जीरो और यहाँ पे मेरे 3 जीरो, तो बचा कितना मेरा 30%। यानी ये जो शुगर सॉल्यूशन था ये वेट बाय वेट में 20% था, पर वेट बाय वॉल्यूम में कितने परसेंट था, 30% था। और सिंपल सा बात थी, जो निकाला है उसका फॉर्मूला लगाएंगे, बाकी दूसरे चीज को अजम्पशन के हिसाब से सेट करेंगे और अपने आंसर को कैलकुलेट करके आंसर में यहाँ पर निकाल सकते हैं। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड सा आ रहा है, यानी हम उसको काट पीट नहीं पा रहे हैं, तो हम उसको फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं। अब एक और बेसिक देखते हैं, पीपीएम, यानी पीपीएम का मतलब क्या है पहले समझते हैं। पीपीएम एक सबसे छोटा कंसंट्रेशन है जिसका नाम है पार्ट्स पर मिलियन, यानी 1 मिलियन में कितना पार्ट सॉल्यूट का मौजूद है ये हम देखते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। ये ज्यादातर बैक्टीरिया काउंट वगैरह या ब्लड रिपोर्ट वगैरह लेने जाते हैं तो आपको किसमें दिखती है, पीपीएम में दिखती है, यानी बहुत ही ज्यादा छोटा अमाउंट, यानी 1 मिलियन पार्ट में कितना मौजूद है। ये परसेंटेज नहीं है, ये नंबर है, यानी हम क्या निकालते हैं इसमें, नंबर ऑफ पीपीएम निकालते हैं, नंबर ऑफ पीपीएम। ऊपर रखते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे रखते हैं वेट ऑफ सॉल्यूशन। ये तो देखा तो है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। सारी चीजें अभी तक 100% में चल रही थी, ये मिलियन में है। 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 10 की पावर 6 से, ये मेरा निकला है नंबर ऑफ पीपीएम। नंबर ऑफ पीपीएम का फॉर्मूला क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6, ये 10 की पावर 6 ही मेरा मिलियन दिखा रहा है। ये तो बात हुई। अब इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, नंबर ऑफ पीपीएम देखा हमने, वेट ऑफ सॉल्यूट भी देखा हमने, वेट ऑफ सॉल्यूट भी देखा हमने, वेट ऑफ सॉल्यूशन भी देखा हमने। इस 10 की पावर 6 को क्या मैं 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 4 लिख सकता हूँ, 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 4 लिख सकते हैं ना। अगर यहाँ बीच में मल्टीप्लाई हो और बेस सेम हो तो पावर ऐड ऑन हो जाती है, तो आंसर मेरा यही आ जाता है। और ये चीज जो मेरी लिखी है, ये चीज, क्या ये चीज मेरी देखी नहीं है, यही चीज तो थी वेट परसेंट, यही तो था मेरा वेट परसेंट, यानी नंबर ऑफ पीपीएम का रिलेशन बन जाता है वेट परसेंट से। नंबर ऑफ पीपीएम वेट परसेंटेज
इंटू 10 की पावर 4। यानी हमें किसी क्वेश्चन में वेट परसेंट अगर दे दिया तो सिंपली हम 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ ppm पर आसानी के साथ जा सकते हैं। जैसे मेरे पास बहुत स्मॉल कंसंट्रेशन है तो ज्यादा प्रैक्टिकली यूज एग्जाम टाइम में नहीं होता। अब कुछ मेन जो 4 बचे हुए हैं जो मेन है इस चैप्टर के आखिरी में और अगले जो आने वाले साल में है उसमें इसी से ज्यादा सवाल पूछते हैं। तो कौन ही से पूछेगा, सीधा सीधा कर फॉर्मूला में लग रहा है आंसर मैं निकाल लूंगा। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो है मेरी मोलैरिटी। मोलैरिटी इस कैपिटल एम। बहुत कंफ्यूजन होती है लोगों को समझने में मोलैरिटी और मोलैरिटी में डिफरेंस। मोलैरिटी अगर आपको आर दिखता है तो कैपिटल एम समझते हो। मोलैरिटी कैपिटल एम का मेरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी अब वो मोल्स की कहानी शुरू हुई है। अभी तक मैं वेट वॉल्यूम ये सब रख रहा था। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब यहाँ पे एक और आपको क्या लगा दिया, कंडीशन लगा दिया कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ किस में होगा, लीटर में होगा। ये हो गई मेरी किसका फॉर्मूला, मोलैरिटी का फॉर्मूला। कोई 100% वगैरह नहीं क्योंकि ये मेरा परसेंटेज थोड़ी ना है, मोलैरिटी परसेंट थोड़ी पूछा है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, दैट इज माय मोलैरिटी। और इससे रिलेटेड कुछ बातें, यूनिट क्या होगी इसकी, नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट होती है मोल, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टू लीटर यानी मोल पर लीटर, ये हो गई इसकी यूनिट। कहीं पे आपको मिला दिख जाए मेरा बाईमोलर सॉल्यूशन, बाईमोलर सॉल्यूशन, तो यानी आपको मोलैरिटी कितनी गिवन है 2m। आपको मिल गया है सेंटीमोलर सॉल्यूशन, सेंटीमोलर सॉल्यूशन, यानी मेरी मोलैरिटी की कितनी गिवन है 1/100, यानी दिख रहा है 0.01 m। कहीं पे मुझे दिख जाए डेसीमोलर सॉल्यूशन, यानी मेरी मोलैरिटी कितनी है 1/10 m, यानी 0.1 m। क्वेश्चन में बहुत पूछते हैं। कहीं पे मुझे मिल जाए मिलीमोलर सॉल्यूशन, मिलीमोलर सॉल्यूशन, यानी मेरी मोलैरिटी कितनी है 1/1000 m, यानी 0.001 है। और लास्ट कहीं पे मिल जाए मुझे डेकामोलर सॉल्यूशन, तो मेरा हो जाएगा यहाँ पर 10 m। ये याद रखने वाले टर्म, क्योंकि न्यूमेरिकल हमसे कभी कभी लिख कर पूछता है कि कोई बाईमोलर सॉल्यूशन है तो कितने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रिक्वायर्ड होगा, ये सब पूछता है। ये मोलैरिटी का वो है। अगर हम इसके एक क्वेश्चन की बात करें, एक नहीं इसके 2-3 क्वेश्चन देख लेंगे। हमने पूछा है फाइंड द मोलैरिटी ऑफ, फाइंड m ऑफ 20 ग्राम NaOH in 500 ml water। और ये क्या है सॉल्यूशन। अब हमने बताया, देखा, दिमाग लगाया, मोलैरिटी देखी। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। हाउ मच गिवन वेट 20 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है NaOH का 40, कैलकुलेट करते थे 23 + 1 24 + 16 40 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेरा 500 ml है, लीटर में चेंज करना है यानी 1000 से डिवाइड तो करना है, ठीक। उसके बाद मैं यहाँ पर तैयार हूँ अब कैलकुलेशन करने के लिए। यहाँ पे हमने देखा कितना आ गया 0.5, ऊपर भी हमने देखा कितना आ गया 0.5, नीचे भी आ गया मेरा 0.5। पॉइंट से पॉइंट हट के आंसर मेरा कितना आ गया 1, यानी मोलैरिटी मेरी कितनी आ गई 1 m। या फिर लिख सकते हैं 1 मोल्स पर लीटर। ये हुई बात। ज्यादातर टफ कैलकुलेशन इसमें नहीं होते हैं, सिंपल से कटने पिटने वाले सवाल पूछे जाते हैं कि आराम से आप कैलकुलेट कर सकें। वैसे अब हमसे पूछता है हाउ मच amount of
glucose is required to make a 100 या फिर 100 ml solution, 100 ml solution into a bimolar solution। एक कोई सॉल्यूशन बना है जो 100 ml है, हमें उसमें कितनी ग्लूकोज चाहिए कि वो एक बाइमोलर सॉल्यूशन बन जाए। बाइमोलर सॉल्यूशन बोले तो मोलैरिटी कितनी है, 2m है, वॉल्यूम कितना मेरा 100 ml है, और ग्लूकोज से मेरा फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6, यानी इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा 180 हो गया। तो सिंपल सी बात की बिना कुछ सोचे समझे फिर से हम फॉर्मूला लगाते हैं। गिवन वेट मेरा है x, मॉलिक्यूलर वेट मेरा 180 बाय वॉल्यूम है 100 ml, मुझे चाहिए किसमें होता है, लीटर में होता है, और इस मोलैरिटी को भी हम क्या कर सकते हैं 2 बना सकते हैं। मोलैरिटी को हमने 2 बनाया क्योंकि बाइमोलर हमें गिवन है 100 ml, यानी 100 बाई 1000, यानी ये मेरा 100 बाई 1000 को हम सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं 0.1। बस सिंपल 0.1 को आप इधर भेजिए, 2 into 0.1 is equal to x by 180। 180 को भी मैंने इधर भेज दिया, यानी 2 into 1 into 180 डिवाइडेड बाय 10। ये 10 कहां से आ गया, पॉइंट हट के नीचे 0 आ गया, तो मेरा आंसर कितना दिख रहा है 36 ग्राम। यानी कितनी ग्लूकोज रिक्वायर्ड है 36 ग्राम। यानी अगर हम 36 ग्राम ग्लूकोज डाल देते हैं तो मेरा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एक बाइमोलर सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी के साथ एक क्वेश्चन आपके लिए, how much urea is added to make a solution of 200 ml equally molarity, equal in molarity of 40 gram NaOH in 450 ml solution। ट्राई करिएगा, आंसर कमेंट बॉक्स में आपको डाल, कोई दिक्कत नहीं। हम पहले इसमें मोलैरिटी निकाल देंगे, 40 ग्राम बाय 40 ग्राम इसका वेट भी होता है तो 1 आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल बाय 450 कर देंगे तो मेरा वो आ जाएगा, 450 को लीटर में चेंज करके यहाँ मोलैरिटी आ जाएगी। जो मोलैरिटी यहाँ पर आएगी इसके एम में रखकर आंसर यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे। बहरहाल मोलैरिटी मेरी यहीं पर खत्म होती है। अब मैं बात करता हूँ मोलैरिटी की। मोलैरिटी और मोलैरिटी बस इतना सा फर्क है कि पिछले बार मेरा वेट था, अब की मेरा क्या आ गया, मास आ गया। और याद रखने वाली बात भी यही है, मास मेरा स्मॉल एम से हम हमेशा लिखने आए हैं, तो मोलैरिटी स्मॉल एम, यानी स्मॉल एम से हमें याद आ जाएगा कि यहाँ पे क्या यूज होगा, मास यूज होगा। अच्छा भाई साहब ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ, सबसे बड़ी गलती जो है वो है मास ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन का इस्तेमाल ना होके एक लौता ऐसा कंसंट्रेशन का जो मास ऑफ सॉल्वेंट का इस्तेमाल करता है, एक लौता ऐसा कंसंट्रेशन का जिसमें आपको सॉल्वेंट दिखा, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ये भी एक कंडीशन है, पिछली बार लीटर वाली कंडीशन थी ना, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। बार बार रिपीट किया जा रहा है इसीलिए कि आप सॉल्यूशन को भूल जाइए यहाँ पर, बाकी जितने भी इसके अलावा 7 कंसंट्रेशन टर्म है वहां पे हम सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, पर यहाँ पे सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो स्मॉल एम जैसे हमसे पूछे कि फाइंड, बाकी यूनिट का कोई ज्यादा यहाँ पे खास मसला है नहीं क्योंकि मोल पर किलोग्राम बनेगी, स्मॉल एम से भी आप उसको लिख सकते हैं। बाकी सेमी मोलर जैसे मैंने कहा था, यहाँ पे सेमी मोलर हो जाएगा, डेसिमोलर हो जाएगा, सेंटीमोलर हो जाएगा, मिलीमोलर हो जाएगा, मतलब उसका वही। तो फाइंड मोलैरिटी ऑफ 100 ग्राम
सुक्रोज इन 700 ग्राम वाटर। हमसे मोलैलिटी पूछ ली, तो मोलैलिटी पूछ ले तो कोई दिक्कत होने वाली। एम नंबर ऑफ मोल्स किसका निकालेंगे, सुक्रोज का या फिर वाटर का। सॉल्यूट जो मेरा होगा, सॉल्यूट मेरे कम वाले होते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा 100 बाई सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11, वेट मेरा होता है 342। मेन का आप वेट याद रख लीजिए, तो थोड़ा सा तो टाइम बच जाएगा। 700 ग्राम था, इसको मुझे किलोग्राम में चेंज करना है तो बाई 1000 करना पड़ेगा, यानी मैंने यहाँ पे देखा तो मेरा बना 100 बाई 340 इंटू 1000 बाई 700। 0 से 0 चला गया, 1000 बाई 7 2 14 1 आ गया, 29 2 आ गया, 21 2 2394। इसको हम लोग कर लेंगे कैलकुलेट, तो मेरा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात होती नहीं। समझने वाली बात मोलैरिटी और मोलैलिटी में ये है, मोलैलिटी में वॉल्यूम इन लीटर होता है सॉल्यूशन का, मोलैलिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट होता है किलोग्राम में। ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट थी, यानी दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो ये वाला कंसंट्रेशन का यानी इस तरीके से निकालना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता, जबकि मोलैरिटी टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन को हम समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कमरा है, उसके अंदर 4 कोई भी बच्चे हैं, 4 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। इस 4 में से हमने देखा कि कुछ ने टी शर्ट पहनी हुई है, कुछ ने टी शर्ट नहीं पहनी हुई यानी शर्ट पहनी हुई है। कुछ बच्चे ने मान लो इसने क्या पहनी हुई, टी शर्ट, इसने शर्ट, इसने शर्ट और इसने भी शर्ट। यानी अगर हम आपको पूछे कि टी शर्ट पहनने वाले बच्चों का फ्रैक्शन क्या है, तो आप क्या बताएंगे, टी शर्ट कितने पहनेंगे, एक बच्चे ने, और पूरे बच्चे कितने हैं, 4 हैं, यानी टी शर्ट वाले का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/4। अच्छा अगर आपसे पूछे नॉन टी शर्ट यानी शर्ट वाले, नॉन टी शर्ट वाले क्या करेंगे, हम बोल देंगे इसको छोड़ करके बाकी सारे ने शर्ट पहनी है, बाकी सारे शर्ट नहीं पहनी है, यानी कितने बच्चे होते 3/4। तो ये हमने फ्रैक्शन बताया ना। इसी तरह मेरे ये मान लो सॉल्यूशन हो गया, ये मेरा क्या हो गया, सॉल्यूशन, ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। इसके अंदर कुछ सॉल्यूट मौजूद है, कुछ मेरा सॉल्वेंट मौजूद है। सॉल्यूट के भी कुछ मोल्स होंगे, सॉल्वेंट के भी कुछ मोल्स होंगे, यानी मोल फ्रैक्शन यही बताता है कि एक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के मोल का फ्रैक्शन कितना है, सॉल्वेंट के मोल का फ्रैक्शन कितना है। मानिए हमने सॉल्यूट को डिनोट किया A से, सॉल्वेंट को डिनोट किया B से, तो इसके नंबर ऑफ मोल कितने हो जाएंगे, Na हो जाएंगे, इसके नंबर ऑफ मोल कितने हो जाएंगे, Nb हो जाएंगे। तो अगर हमें मोल फ्रैक्शन यानी जीटा A निकालना है, यानी A का मोल फ्रैक्शन है, तो हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स A के कितने हैं, कहां, टोटल में, और टोटल में किसके किसके मोल्स हैं, Na प्लस Nb तो है, Na प्लस Nb तो है। तो ये क्या निकला मेरा, जीटा A निकला, और दैट जीटा A क्या होता है, या फिर चाई है या जाई है, तीनों चीज बोली जाती है। तो यही मेरा क्या कहलाया, मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्यूट का। सॉल्वेंट का निकालना था तो मैंने कहा जीटा B, अब हम ऊपर किसको लाएंगे, Nb को लाएंगे, और टोटल मुझे क्या निकालना है, वही Na प्लस Nb। मान लो कोई तीसरी चीज C भी हमने ऐड कर दी, तो जीटा C भी क्या हो गया, Nc अपॉन Na प्लस Nb। C भी ऐड कीजिए हमने तो Nc प्लस Nc, ये हुई कहानी, ये हुई। अब और समझने वाली बात ये है कि जो पूरा है, टी शर्ट पहनने वाले बच्चे, शर्ट पहनने वाले बच्चे, पूरे जोड़ दिया अगर तो क्या निकला है, टोटल निकल आएंगे। टोटल अगर निकल आए तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह से जितनी भी चीजें मेरी मौजूद होती हैं, जीटा है प्लस जीटा भी, डैट डैट डैट, जहां तक भी सबको जोड़ने पर क्या आना चाहिए, मेरा 1 आंसर ऑलवेज आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 1 ऑलवेज।
अब याद करें, हमने बोला था ना अगर मुझे नॉन टी शर्ट निकालना है तो मैंने कहा इसको हटा करके इन सबको बता दो। तो यानी मुझे अगर जीटा बी बताना है तो हम क्या 1 माइनस जीटा ए नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं और यही करेंगे भी। जीटा बी माइनस निकालना है तो 1 माइनस जीटा है, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं, कोई गड़बड़ नहीं होगी। आपको अगर इस तरीके से निकालना है, ये पहला वाला तो इस तरीके से निकालना पड़ेगा, दूसरा वाला इस तरीके से निकाल दिया। तो हमने अगर दूसरा वाला निकालना है तो हम 1 माइनस पहले वाला करके भी निकाल सकते हैं। इन फॉर्मूलाज को नोट करके सारे में बात करें तो सबसे ज्यादा यूज मेरा ये मोल फ्रैक्शन ही होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वगैरह निकालने में भी इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। जैसा मैंने पूछा फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ 720 ग्राम ग्लूकोज in 1.8 kilogram water. Find the mole fraction of 720 gram glucose in 1.8 kilogram water. तो हमने देखा जीटा क्या निकालना होगा, ग्लूकोज, यानी ऊपर क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज होना चाहिए। गिवन वेट 720, मोलर वेट 180 डिवाइडेड, फिर इन्हें 720 डिवाइडेड 180 प्लस एनवी क्या है मेरा, वाटर है 1.8 किलोग्राम। जब ये ग्राम है तो इसको भी ग्राम बना लिया जाए। इसको ग्राम अगर मैंने बनाया तो कितना आ जाएगा 1800 डिवाइडेड बाय वाटर का वेट हमें पता है कितना होगा 18। ये कितना 4 बार में जाता है, 4 बार में जाता है। ये कितना 4 बार में जाता है, 4 बार में जाता है, प्लस ये कितना 100 बार में। तो आंसर मेरा कितना बना 4/104 या तो फिर 4 की टेबल से, और इसको अगर हम चाहे तो काट भी सकते हैं। 4 की टेबल 1 बार में, 4 की टेबल में 2 बार में, और यहाँ पर 2 आ जाएगा, 4 6 24 यानी 1/26, यानी 1/26 क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ मेरा ग्लूकोज आया। मान लो मेरा वाटर का मोल फ्रैक्शन पूछता तो हम क्या करते, अब इसको ऊपर ले जाते, 1800/18 डिवाइडेड बाय 1800/18 प्लस 720/180, तो मेरा आंसर बन जाता, ऊपर आ जाता 100, नीचे आ जाता मेरा 100 प्लस 4 यानी 104। ये आ जाता मेरा, सिंपल सी बात। इसको अगर हम सिंपलीफाई करना चाहते तो 4 की टेबल में मेरा 100 आ जाता 25 बार में, और नीचे आ जाता 26। क्या हम ये काम डायरेक्टली नहीं कर सकते थे इतना कैलकुलेशन से बचने के अलावा? हम क्या करते, इसमें 1 से माइनस करते, हमें पता नहीं ये हो गया मेरा 1 था, मगर इसको 1 माइनस 26 कर देते, तब भी तो मेरा जीटा वाटर निकल रहा था। कितना आ जाता 26 माइनस 1/26 दैट इज 25/26। इसीलिए कहा जाता है आपको चाहे ये मेथड अच्छा लगे चाहे ये मेथड अच्छा लगे, दोनों से आप कर सकते हैं, पहले वाले का आपको इससे निकालना पड़ेगा। और यही है मेरा मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका, बहुत ही आसान सिंपल, बिल्कुल कुछ ज्यादा सोचने समझने की बात नहीं है। अब एक आखिरी टॉपिक मेरा जो बचता है नॉर्मैलिटी, उसको भी हम 3-4 मिनट में कवर करके इस वीडियो को खत्म करेंगे, और उसके बाद आपको अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट सिर्फ समझ लेने से आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता जब तक आप क्वेश्चन को नहीं लगा लेते। नॉर्मैलिटी, देखिए डायरेक्ट नॉर्मैलिटी हम नहीं निकाल सकते। नॉर्मैलिटी निकालने के लिए हमें बहुत सारी चीजों से गुजरना होगा, और वो बहुत सारी चीजों में सबसे पहले आता है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट किसी का अगर मुझे निकालना है तो हमें ऊपर करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एक्स, या फिर कुछ किताबें लिखती n फैक्टर। दोनों में कोई दिक्कत समझने वाली ज्यादा खास है,
मॉलिक्यूलर वेट बाई एक्स, एक्स क्या है मेरा n फैक्टर। अब ये n फैक्टर है क्या मेरा, जैसे हम बात करें फॉर एसिड, देखो कोई भी कंपाउंड होगा ये तीन में से सिर्फ यही होगा, फॉर एसिड, फॉर बेस या फिर फॉर सॉल्ट। या तो वो एसिड होगा, या तो वो बेस होगा, या तो वो कोई सॉल्ट होगा। एसिड होगा तो उसकी बेसिसिटी रखते हैं, और बेसिसिटी तो पता ही होगा, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन। फॉर बेस क्या होगा, उसकी एसिडिटी होगी, एसिडिटी भी पता होगा, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- आयन। सॉल्ट की बात करते तो टोटल पॉजिटिव आयन। एक और रिमार्क आपके लिए यहाँ पर कि अगर मेरे पास मेटालिक ऑक्साइड या अमोनियम सॉल्ट वाले बेस होंगे तो वो कहाँ जाएंगे, सॉल्ट की कैटेगरी में जाएंगे। जैसे मेरा MgO है तो यहाँ पर हम इसकी एसिडिटी तो निकाल नहीं सकते, तो वो कैसे कंसीडर किए जाएंगे, सॉल्ट के फॉर्म में कंसीडर किए जाएंगे। टोटल पॉजिटिव कितना है इसके पास, Mg+2 O2- यानी प्लस कितना है 2 है, तो x कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। बेस की बात करें, जैसे मेरे पास है AnOH3, इसकी एसिडिटी कितनी होगी 3, तो x कितना हो जाएगा 3। एसिड की बात करें, मेरे पास है H2SO4, इसकी एसिडिटी कितनी है 2, कितने H निकाल सकता है 2, तो वहां से कितना जाएगा 2। ये इक्विवेलेंट वेट निकालने के बाद भी खुश नहीं हो सकते हम, क्योंकि अब हमें निकालना है ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। जो इक्विवेलेंट को तो मैंने निकाला था वो क्या होता है, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब हम नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं, नॉर्मेलिटी अब हम निकाल सकते हैं। क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। यहां पे भी कंडीशन लगा दी है लीटर में। जैसा हमसे पूछता है फाइंड नॉर्मेलिटी ऑफ 4.9 ग्राम H2SO4 in 3 लीटर सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है। सबसे पहले मैं इक्विवेलेंट वेट निकालना है। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा, मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 कितना होता है, H2SO4 का कैलकुलेट करेंगे आता है 98, और x क्या होगा, बेसिसिटी होगी, यानी इक्विवेलेंट वेट जो मेरा बनेगा वो क्या बन जाएगा 98 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 49। ग्राम इक्विवेलेंट वेट मेरा कितना बनेगा, गिवन वेट कितना है मेरा 4.9, तो 4.9 डिवाइडेड बाय 49, पॉइंट था 0 बड़ा, यानी आंसर कितना आ गया 0.1। ग्राम इक्विवेलेंट वेट मेरा कितना निकला है 0.1 निकल आया। तो अब हमें नॉर्मेलिटी अगर निकालनी है तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट मेरा 0.1। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में चाहिए था, पहले से 3 लीटर दिया है, तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा, पॉइंट था यानी 1/30, 1/30 आ गया। इसको आप आगे सॉल्व करना चाहे सॉल्व कर सकते हैं, पॉइंट लगाएंगे 0 यहाँ ऊपर बढ़ेगा तब भी कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, तो उसके बाद फिर हम एक 0 लगा देंगे, उसके बाद मेरा 3 चलता चला जाएगा। और आएगा क्या मेरा यूनिट n लिख दें, या तो यूनिट मेरी क्या बनेगी ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर, क्योंकि यहाँ पे मेरा मोल तो है नहीं, तो यूनिट मेरी बन जाएगी ग्राम पर लीटर। ठीक है, ये हो गया नॉर्मेलिटी निकालने का तरीका। कोई भी क्वेश्चन हो आप इसको आसानी से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो कर लेंगे, डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में हमें कुछ दिख गई एक चीज ऐसी जो दोनों को सेम बना रही है, और वो सेम चीज है ये, क्योंकि ये मेरी मोलैरिटी में भी थी, यानी ये मेरी नॉर्मेलिटी में भी है, तो यानी मेरा कहीं ना कहीं तो रिलेशन होगा नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में। तो देखते हैं क्या रिलेशन है। relation between normality and molarity. Last topic, relation between normality and molarity. नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का रिलेशन, अगर हम मोलैरिटी देखें तो मेरा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
अगर मैं नॉर्मेलिटी को देखूं तो नंबर ऑफ मोल्स तो यहाँ है नहीं, पर क्या है ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ग्राम इक्विवेलेंट वेट भी क्या है मेरा इक्विवेलेंट, जैसे हमने यहाँ पे लिखा ग्राम इक्विवेलेंट वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम इन लीटर। अब ये इतना अंडरस्टूड हो ही गया है कि वॉल्यूम किसका है, सॉल्यूशन। ग्राम इक्विवेलेंट वेट की बात करें तो क्या है ये ग्राम इक्विवेलेंट वेट, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट बाय वॉल्यूम इन लीटर। और ये इक्विवेलेंट वेट क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट या गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट हमने कहा मॉलिक्यूलर वेट बाय एक्स है ना, मॉलिक्यूलर वेट बाय एक्स इनटू वॉल्यूम। देखने वाली बात, ये क्या बन गया, नंबर ऑफ मोल्स। क्या बन गया, नंबर ऑफ मोल्स। यही तो फॉर्मूला था ना नंबर ऑफ मोल्स का। नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम अगर बन रहा है यानी इक्वल टू मेरा नॉर्मेलिटी है, नंबर ऑफ मोल्स बाय मेरा क्या है x बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है। ये मेरे यहाँ पे बना, अगर मैं मानूं तो ये उल्टा होके जाएगा, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n इंटू x इक्वल टू m। यानी अगर मुझे मोलैरिटी चाहिए तो मैं n में सिंपली क्या मल्टीप्लाई कर दूं, एसिड की बेसिसिटी, बेस की एसिडिटी, सॉल्ट में टोटल पॉजिटिव आए तो मुझे मिल जाएगी मोलैरिटी। और वही तरह अगर इसको डिवाइड कर देते हैं तो मिल जाएगी। जैसे हमने पूछे कि 10 मोलर H2SO4 की नॉर्मेलिटी क्या होगी, ये 10 है, मैंने इसको x को नीचे भेजा 10/2, नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी 5 है, सिंपल सी बात। और इसी के साथ ये पूरा चैप्टर हमने कर लिया है दो पार्ट में कंप्लीट। पहला पार्ट थोड़ा ज्यादा लंबा है, दूसरा पार्ट थोड़ा पहले पार्ट के कंपैरिजन में छोटा है, पर सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया गया है। सिग्निफिकेंट फिगर और डायमेंशन एनालिसिस को कवर नहीं किया गया है क्योंकि वो केमिस्ट्री में तो आता है पर उसका हम लोग यूज ज्यादातर फिजिक्स में करते हैं, तो उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी सिग्निफिकेंट फिगर, डायमेंशन एनालिसिस और एरर एनालिसिस के लिए। और अगर आपको कुछ सीखने को नया मिला तो चैनल को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करके, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय।